बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन रोज़ों में सवाब को समेटने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हम सब की इबादत जो है वो उसको कबूल करे। आज हम रूटीन का जो हमारे लेक्चर्स हैं फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की, उसका एक बड़ा अहम लेक्चर आज हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको याद होगा कि कूलम फोर्स जो है हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। कूलम फोर्स क्या होती है, कूलम फोर्स का जो इन्हिसार है वो किन बातों पर है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है। तो ये सारी बातें हमने कूलम्स लॉ के अंदर डिटेल के साथ डिस्कशन की थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो पिछले इसके जो इस लेक्चर से रिलेटेड जो पुरानी वीडियोस हैं उनको एक बार ज़रूर देखना है, ताकि आपको एक लिंक एस्टैब्लिश हो सके और इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। आपको याद होगा कि हमने कूलम्स लॉ की जब मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो मैग्नीट्यूड बिटवीन टू चार्जेस जो कि कूलम फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली k q1 q2 over r square. And you remember, this is the Coulomb force between two charges. And what are these two charges? These charges were considered as the point charges. And why they were termed as the point charges? The reason behind that, the distance between the charges is much larger as compared to the sizes of the charges. That's why they are termed as point charges. Now, later on today we will discuss upon what factors Coulomb force depends. I mean कि Coulomb force का जो इन्हिसार है वो किन factors पर है. We have already discussed how the Coulomb force varies by changing the magnitude of the charges, by changing the distance between the charges. Now today we will discuss how the Coulomb force varies if the medium between the charges get changed. Now, first of all, we will discuss about the word medium. If you remember, if you look at this line, dependence of Coulomb force upon the medium. So, what is actually medium? Medium क्या है? हम medium किसको define करते हैं? हम कहते हैं ना, if you remember 10th class में आपने पढ़ा हुआ है, all such waves which require proper medium for their propagation are called mechanical waves, and all such waves which require do not any kind of medium for their propagation are termed as electromagnetic waves. उसमें भी देखें मीडियम का टर्म इस्तेमाल हुई है। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है कि ये मीडियम किस चीज़ का नाम है। हाउ कैन वी डिफाइन द मीडियम? In short, you remember medium is simply referred as matter. यानी कि medium से मुराद यहाँ पे matter है। अब matters, you know well, matter could be the solid, matter could be the liquid, matter could be the gas, matter could be the plasma, or all other states that does the matter possess is categorized as medium. So what is medium? Medium जो है वो simply आप समझ लें कि matter है, और मैटर डिफ्रेंशिएट होता है अपनी स्टेट्स के लिहाज से, अपनी डेंसिटी के लिहाज से। कुछ जगहों पे मैटर के मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी क्लोज हैं तो वो सॉलिड है, कुछ जगह पे वो काफ़ी दूर हैं तो वो फ्लूइड होगा, कुछ जगह पे वो चार्जेस की सूरत में मौजूद हैं तो वो प्लाज्मा होगा। तो ओवरऑल आपको हम जो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं मीडियम की, कि मीडियम क्या है, तो मीडियम मैटर है सिंपली। यानी कि अगर दो चार्जेस के दरमियान मैटर तब्दील हो जाता है, मैटर की स्टेट या मैटर की टाइप बदल जाती है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मैटर की टाइप बदल जाती है, तो रिमेंबर कूलम फोर्स भी बदल जाती है। कूलम फोर्स पे कितना इफेक्ट आता है इसको हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। अभी जो मैं आपको ये सारा करवाने का मकसद एक थोड़ा सा पिछला आपको याद आ जाए कि हम किस बात पे बात करना चाह रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो K है इसका इन्हिसार फर्दर किस पे है, कि K का जो फर्दर फॉर्मूला है वो क्या है। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये जो k है, k is the Coulomb's constant and k is further equal to 1 over 4 pi epsilon naught. We put this value in above equation. F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square. And now our center, the discussion of the center will be this epsilon naught. And what is this epsilon naught? Epsilon naught is called permittivity of free space. Epsilon naught is called permittivity of free space. When you talk about the permittivity of free space, so permittivity actually means the type of the medium, the present between the charges in somehow. इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है कि चार्जेस के दरमियान जो मीडियम मौजूद है वो किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है. क्या चार्जेस के दरमियान सिंपलेस्ट एक वैक्यूम है, या चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा जो है वो कोई और मीडियम भी मौजूद है. तो अब हम बात करते हैं. लेट्स सी, आपके पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है R है. एंड सपोज दीज बोथ आर एक्चुअली द positive charges, it means they will be repelling each other. Apart from distance between Q1 and Q2 and the magnitude of Q1 and Q2, force depends upon the type of the medium present between these two charges. Here we are considering initially there is no medium, both charges have been placed in the vacuum or in air. Later on we will discuss how the Coulomb force varies if we place these charges in some other medium. So you need to understand actually the permittivity, the meaning of permittivity. Permittivity describes the nature of medium between two charges. Now what is the nature of medium? It means how the material will be interacting with the electric field of these charges. I mean, जब आप बात करते हैं मटेरियल की, जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल के अंदर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट करें सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. तो उस मटेरियल के अंदर भी तो चार्जेस मौजूद है ना. वो फ्री चार्जेस भी हो सकते हैं, वो बाउंड चार्जेस भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे वाटर कह देता हूँ जी H2O है दो चार्जेस के दरमियान, वाटर है, तो वाटर के अंदर भी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यहाँ पे भी आता है. वो इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड भी हो सकते हैं. अच्छा, अब उन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन क्या होगा इन फ्री चार्जेस के साथ. एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द कूलम्स लॉ, वी कंसीडर दीज टू चार्जेस आर फ्री, दीज टू चार्जेस आर रिलेटिवली एट रेस्ट. तो ये दोनों चार्जेस क्या हैं, रिलेटिवली रेस्ट पोजीशन पे मौजूद हैं, बिकॉज हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं. तो ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, फ्री स्पेस का मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है. तो जब फ्री स्पेस की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्लासिकल वैक्यूम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल वैक्यूम मीन के ये इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पार्टिकल, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मैटर, it is free from all kind of other charges, it is free from every kind of ions, every kind of molecules, every kind of atoms. So this is the definition or literal meaning of classical vacuum. मीन के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशंस में दो चार्जेस पड़े हुए हैं, और ये आइडियल कंडीशंस में इनके दरमियान कोई ऐसा मीडियम नहीं है. so that's why we consider it as free space. Now अब हम आते हैं एप्सिलॉन नॉट. अगर इसके दरमियान कोई और मीडियम आ जाता है, यानी कि एयर आ जाती है, फर्स्ट करें एयर इटसेल्फ एक मीडियम है, दो चार्जेस के दरमियान एयर आ जाती है, या एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, तो आपने याद रखना है वहां पे फिर जो मीडियम की डेंसिटी है वो तब्दील हो जाती है. यानी कि जैसे ही मीडियम की नेचर तब्दील होगी, मीडियम की डेंसिटी तब्दील हो जाएगी. When you say density of the medium get changed, it means the interaction between these two charges will also suffer.
यानी कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो भी तब्दील होगा। कैसे तब्दील होगा? बिकॉज इन दोनों चार्जेस की जो आपस में फील्ड लाइंस हैं वो आपस में उनका जो इंटरेक्शन होगा वो सफर करेगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो वीकर होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, नाउ अब वो आपके पास जब अब मटेरियल को चेंज करेंगे दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान जब आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप असल में मीडियम की डेंसिटी को तब्दील कर रहे हैं। जब मीडियम की डेंसिटी तब्दील होगी तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन रात फोर्स, वो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी तब्दील होगी। अब वो कितनी होगी उसका इन्हिसार एक और परमिटिविटी आप कैलकुलेट करेंगे विच इज टर्म्ड एज relative permittivity। और नाउ अब देखें, जब हम बात करते हैं relative permittivity की, एंड दिस इज द सिंपल permittivity ऑफ द फ्री स्पेस। व्हेन यू से relative permittivity actually calculated with respect to the free space permittivity, and it depends upon the value of the density or and the type of the medium placed between the two charges। यानी कि इसका जो इन्हिसार है वो दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम की टाइप है इसकी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगी। रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए डिफरेंट होगी, सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होगी, लिक्विड्स के लिए डिफरेंट होगी, और जैसे मीडियम की टाइप तब्दील होगी तो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो तब्दील हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू तब्दील होगी, के की वैल्यू तब्दील होगी, और के की वैल्यू तब्दील होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कूलम फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। अब कितना फर्क पड़ेगा? और ये फर्क क्या कूलम फोर्स बढ़ेगी मीडियम के तब्दील होने से या कूलम फोर्स कम होगी मीडियम के तब्दील होने से? इसके लिए एक कैलकुलेशन है जो कि अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। ओके, इसकी मैं वैल्यू आपको बताता चलूं। जो परमिटिविटी 8.85 10 रेज़्ड पावर -12 न्यूटन स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है। अब हम आते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज आल्सो कांस्टेंट। This is also constant, but its value changes relative to this and relative to the type of the medium present between two charges. Epsilon r की जो वैल्यू है वो तब्दील होती है। एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज कांस्टेंट। Why this is constant? Because we are considering it is as a standard vacuum or the classical vacuum, and we can calculate this value, but this is not a part of the syllabus. इसमें कैपेसिटेंस का भी जिक्र आता है, इसमें फ्री चार्जेस का भी जिक्र आता है, और इसकी वैल्यू के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। कभी डिस्कशन करनी हुई तो वो मैं एप्सिलॉन नॉट पे डिटेल डिस्कशन कर दूंगा, बट टुडे इज आवर फोकस हाउ द कूलम फोर्स वेरीज by changing the medium between the two charges. Okay, the new formula for the Coulomb force Fr, मैं कहता हूं जी Fr वो नई फोर्स है जब आपने दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इक्वेशन Fr 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसमें एक और परमिटिविटी का जो होगा एक इजाफा हो जाएगा विच इज द रिलेटिव परमिटिविटी। and what is the relative permittivity? It again number of time I repeated it and repeating it again, it all depends upon the type of the medium between two charges, and what is the type of medium is the density of the medium, and if the density get changed, interaction between the charges will get changed also। और उसकी रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, जब मीडियम चेंज होगा तो उसके दरमियान जो हर यानी कि उसमें अपने उस मीडियम के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे
जिसकी वजह से जो कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान सफर करेगी। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, इस इक्वेशन को 1/εr को बाहर निकाल लें, Q1 FR 1/εr, और इस सारे की जगह पे ये जो मैंने सर्कल किया है इसकी जगह पे आप F लगा सकते हैं। तो FR इज इक्वल टू F/εr। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। FR जो है ये उस वक्त फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम मौजूद है। F वो फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है, एयर है या वैक्यूम है। अब हम बात करते हैं कि FR फॉर एयर, एयर के लिए इसकी वैल्यू तकरीबन 1.00 कुछ है आपके बुक के सिलेबस के मुताबिक। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो 1.00 है। तो आप इसमें जाके पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो FR मतलब इससे एक बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम जो क्रॉलरी है, वी कैन डिड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉलरी फ्रॉम above discussion. If there is air or if there is vacuum between the charges, then Coulomb force remain unchanged. This is a fact, and this also you need to memorize it. Very important with respect to an objective point of view in second year physics. Whenever there is air or free space or vacuum among the charges, then Coulomb force remain unchanged. This is a very important result. Now, for all other media except air, एयर के अलावा बाकी जो जितने भी मीडियम आपकी बुक में लिखे हुए एक टेबल बना हुआ है, उसमें देखें उस टेबल में एयर के अलावा एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबके लिए क्या है, ज्यादा है। For all other media एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन आर अगर ग्रेटर देन 1 है, गौर कीजिएगा, आप सारे बच्चे मैथमेटिक्स भी जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, अगर डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा हो तो आंसर ओवरऑल क्या आता है, कम आता है। अगर डिनोमिनेटर 1 से कम हो तो आंसर क्या आता है, ज्यादा आता है। तो एयर के अलावा फॉर ऑल अदर मीडिया एक्सेप्ट एयर एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, एक्सेप्ट एयर एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। सो जो कूलम फोर्स है वो दरअसल डिक्रीज कर जाती है अगर उसमें कोई और मीडियम मौजूद है। सो दिस इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ देयर इज presence of other medium except air or vacuum, for example if charges have been placed in oil, charges have been placed in some sort of gas, charges have been placed in some solid material or any kind of other material, for all those material, for all those media, epsilon r will be greater than 1. And how this value is calculated, actually this is a separate discussion. We can calculate, just if you remember in chemistry you study relative atomic mass. In that carbon is taken as standard, carbon 12, and rest of atomic masses of rest of all elements are actually calculated by comparing the masses of each with the carbon 12. In the similar way we can calculate epsilon r by comparing the densities of each medium with the density of air. So that's why epsilon r is greater than 1 for all other media except air. This is the reason denominator is greater than 1, so overall answer will be smaller. So Coulomb force get reduced in certain conditions if the presence of other medium except air between two charges. So this is the second corollary which we have deduced from this above discussion. The first one, Coulomb force remain unchanged. Coulomb force remain unchanged
if there is air between the charges or the vacuum, Coulomb force will get reduced. Coulomb force will become smaller if there is another kind of medium present between the charges except air. So this was a discussion and I hope so कि आपको ये समझ आया होगा. तो यहाँ पे हमारा जो कूलम्स का जो एक लॉ है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन वो मुकम्मल होता है. ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइड है. इसके अंदर से अलग अलग शॉर्ट पूछे जा सकते हैं. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म एंड फाइनली हाउ कूलम फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, के कूलम फोर्स का मीडियम के ऊपर क्या इन्हिसार होता है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ लास्टली. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिफाइन एप्सिलॉन आर फ्रॉम दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन से हम रिलेटिव परमिटिविटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम रिलेटिव परमिटिविटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ट्राई योर बेस्ट टू आंसर इन कमेंट सेक्शन. it will be very much easy for you to answer it, because if you know this equation and if you can describe this equation in your own words, you can define epsilon r. So it will be very much encourages if you answer it to define it epsilon r. So thank you very much. इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें उन बच्चों तक जो कि किसी वजह से स्कूल और एकेडमी नहीं जा रहे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.